Okay students, let's see. देखो ओवरव्यू देख चुके हो डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये चीज़ बता चुका हूँ आप लोग को। अब आगे की बात देखो। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी पाचक ग्रंथियाँ हैं, मैं आगे बताऊँगा आप लोग को डिटेल में। सबसे पहली पाचक ग्रंथि है सलाइवा। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले सलाइवा उस पे काम करती है। सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि कौन कौन से होते हैं? एक लार ग्रंथि है कान के सामने, यहाँ पर इस आसपास में लार ग्रंथि है, जिसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना, यहाँ है। तो बोलोगे सर यहाँ है तो लार माउथ में कैसे आ रहा है? भाई एक नली है, पाइप है, उस पाइप का नाम है स्टेहेंसन डक्ट। स्टेंसन या स्टेहेंसन डक्ट, ठीक है ना, खोजना कोई ज़रूरी नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है। स्टेहेंसन डक्ट, ठीक है ना। दूसरी लार ग्रंथि यहाँ पर है, छोटी छोटी लार ग्रंथि इस आसपास में, ऐसे टच करने से पता चलता है। मैंडिबल बोन के नीचे है, इसीलिए इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर। सब का मतलब नीचे, मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। तीसरी सलाइवरी ग्लैंड जीभ के नीचे है, बहुत छोटी छोटी, उसको हम कहते हैं, जीभ के नीचे है इसीलिए सब लिंगुअल। लिंगू का मतलब होता है, लिंगुअल का मतलब होता है टंग या जीभ, तो सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। 3 सलाइवरी ग्लैंड हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल। 3 जोड़ी, इधर इधर 2 पैरोटिड, 2 मैंडिबुलर और जीभ के नीचे 2 सबलिंगुअल। तो टोटल सलाइवरी ग्लैंड 6 या 3 पेयर्स। तो सलाइवरी ग्लैंड आर 3 पेयर्स, 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। सलाइवा का काम क्या है, लार का क्या काम है, वो सब बुक में पढ़ना, यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर को अच्छे से अटेंड करो, समझो इसको, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि मैं अलग से कोई लिखित कंटेंट देने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अभी आप लिखित कंटेंट पढ़ो, नोट्स बनाओ, टाइम नहीं है उतना। एनसीईआरटी पढ़ो, लेक्चर सुनो, देखो, एनसीईआरटी पढ़ो, वो समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी वहीं से आएगा। सलाइवा का काम क्या है, लार का काम क्या है, वो काम तो आगे बताऊंगा, बस ऐसी ओवरव्यू बता रहा हूँ अभी मैं। देखो, जब हम फूड खाते हैं, कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं, तो उसको गीला बनाने का काम करता है, चबाने में हेल्प करता है। चबाते हैं जब उसको हम मैस्टिकेशन करते हैं, प्रॉपर च्रनिंग करते हैं या मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, तो उसमें लार अच्छी तरह से मिक्स होता है, चबाने में हेल्प करता है, माउथ को हमेशा गीला बना के रखता है, बोलने में आसानी होती है, फूड को निगलने में आसानी होती है। ये सारे सलाइवा के काम हैं। और कौन कौन से काम? सलाइवा में एंजाइम होता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको प्यार से टाइलिन भी बोला जाता है। टाइलिन भी बोला जाता है। वो अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। जो भी हम स्टार्च खाते हैं, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, उबला हुआ स्टार्च का 30% का डाइजेशन हमारे ओरल कैविटी में हो जाता है, ठीक है ना। और ख़ास बात सलाइवा की, लार की ख़ास बात बता रहा हूँ। लार हमारे बॉडी का सिक्रेशन है, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होंगे, प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। फूड
खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, पैथोजन रोगकारी जीव हो सकते हैं। तो लार उन जीवों के सेल वॉल, कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। कोशिका भित्ति को तोड़ने वाले एंजाइम को हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसो का मतलब, लाइसिस का मतलब तोड़ना, जाइम का मतलब एंजाइम। तो लार में पाया जाने वाला एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रति जीव नहीं बोल सकते, मतलब जीवाणुओं के सेल वॉल को तोड़ने वाला, जीवाणुओं को नष्ट करने वाला एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ओके, तो दो एंजाइम्स हैं। पहला एंजाइम टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा एंजाइम लाइसोजाइम। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड हो गया। अब देखो, सलाइवा का काम भी क्लियर हो गया। अब वोलस, जो फूड सलाइवा में अच्छी तरह से मिक्स हो गया, वो निगलने लायक हो गया। जब फूड निगलने लायक हो जाता है तब हम उसको कहते हैं बोलस। बोलस, बोलस को हमने निगल लिया। अब निगलने के बाद इसोफेगस तो पूरा लंबा सा ट्यूब है ना, 20-25 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब, निगले और वो डायरेक्ट नीचे चला गया स्टमक में। इसोफेगस में रुका क्या 2-4-5 मिनट, आधा घंटा? नहीं, तुरंत यहाँ लिए, जैसे ही निकले वो पहुँच गया स्टमक में। इसोफेगस में तो नहीं रुका, बिल्कुल भी नहीं रुका। तो इसोफेगस में डाइजेशन होगा क्या? नहीं। तो इसोफेगस में एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं। इसीलिए इसोफेगस में कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं होता, इसोफेगस में कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं होता, इसोफेगस में कोई भी एंजाइम वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती। लेकिन एक ग्रंथि तो पाई जाती है इसोफेगस में, जो फूड को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, जो इसोफेगस को चिपचिपा बनाती, चिपचिपा मतलब फिसलदार बनाती है, फिसलदार बनाती है। फिसलदार कौन बनाता है? म्यूकस या श्लेष्मा। तो इसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्लियर? म्यूकस ग्लैंड पूरे आहारनाल में पाए जाते हैं, सिर्फ इसोफेगस में नहीं, पूरे आहारनाल में म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे आहारनाल में फूड को आगे बढ़ाना है, कोई हाथ से थोड़ी ना धक्का दे रहा है, वो धीरे 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 फूड मटेरियल है वो आगे की ओर आसानी से सरकता जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे आहारनाल की मुकोशा में म्यूकस ग्लैंड्स, श्लेष्मा कोशिकाएं या गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड के बाद अगली ग्लैंड देखो, स्टमक में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होती हैं, तो उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अमाशय की ग्रंथियां। लीवर काम आता है, लीवर सिक्रेट करता है, पित्त का सिक्रेशन करता है, तो लीवर भी है। लीवर के बाद इस तरफ डिओडिनम, सी शेप का डिओडिनम होता है, उसके खांचे में लंबी सी ग्रंथि है, पत्ती के जैसे दिखती है, उसको कहते हैं पैंक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है ना? इसके बाद फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो फूड का डाइजेशन कराती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ना, छोटी आंत की ग्रंथियां, ये सारे ग्लैंड्स हैं जो मैं आगे आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर? ठीक, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे। अब हम एनाटॉमी को एक एक करके पढ़ते हैं। माउथ की बात करते हैं। माउथ या मुंह। माउथ क्या है? लिप से लेकर पीछे तक, टंग के पीछे तक का जो पार्ट है उसको कहते हैं माउथ। तो माउथ में क्या क्या शामिल है? लिप्स, होठ, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा, ये तो छोटा बच्चा भी जानेगा। लिप, लिप के बाद दांत, टिथ, दांत, ये दांत। ठीक है ना? लिप के बाद डायरेक्ट अपन दांत पढ़ते हैं। अब ध्यान दो, दांत,
हमारा जो दांत है, सुने होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब इन्फेंट्स जिनका अभी अभी बर्थ हुआ है, उनमें दांत पाया जाता है? नहीं, उनमें दांत नहीं होता है। वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, 1 साल 2 साल के होते हैं, 6 महीने के बाद उनमें छोटे छोटे दांत आने शुरू हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ। ठीक है, वो 3-4 साल के बाद वो दांत टूटना स्टार्ट हो जाता है। जो दूध के दांत हैं वो टूटने लगते हैं। हमको डर लगता था कि कहीं दांत टूट गए, अब फिर से वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन दूध के दांत टूटने के बाद फिर से दूसरा दांत आता है जो पूरे लाइफ टाइम चलता है। जब बुढ़े हो जाते हैं तब वो झड़ता है। ठीक है ना। तो ह्यूमन में दांत लाइफ में कितनी बार उगता है? 2 बार। एक दूध के दांत और दूसरा एडल्ट टीथ, मतलब परमानेंट हो जाता है वो दांत। तो दांत 2 प्रकार के होते हैं ह्यूमन में, 2 बार उगते हैं। मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ ह्यूमन की बात करूँगा। टीथ इन ह्यूमन, मनुष्य के दांत। पहला पॉइंट, जीवन में, लाइफ में 2 बार आते हैं। ठीक है ना, 2 बार आते हैं। जो पहला दांत है उसको हम कहते हैं दूध के दांत या मिल्क टीथ, दूध के दांत। ठीक है ना, ये झड़ जाते हैं, दूध के दांत झड़ जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी कहते हैं क्योंकि ये झड़ जाता है। अब झड़ने के बाद वापस नए दांत आते हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं, उनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ या स्थायी दांत। ध्यान देना, मैं तुम लोग को बुक के लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे सब समझ में आएगा। जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए ऐसे दांत को हम कहते हैं द्विबार, 2 बार दंती। तो मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? द्विबार दंती, 2 बार आते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइफायोडोंट। 2 बार आते हैं दांत, इसीलिए डाइफायोडोंट। तो ह्यूमन टीथ डाइफायोडोंट, ठीक है ना, द्विबार दंती। अब चलो मैं टेम्पोररी टीथ की बात करता हूँ। अच्छा, दांत कितने प्रकार के होते हैं देखो इधर, दूसरा पॉइंट। सामने के दांत देखो काटने वाले हैं, किसी भी चीज़ का ऐसे कर दो तो वो कट जाता है, कैंची जैसे। अंदर का दांत, जो नीचे वाला दांत है वो अंदर घुस गया है, बाहर वाला दांत बाहर है। कैंची भी तो ऐसी होता है ना, एक बाहर होता है एक अंदर, ऐसे काटता है कैंची। वैसे ही हमारा दांत है, ये ऐसे फिट होता है और किसी भी चीज़ को सामने वाला दांत काट देता है। देखो ये 1 2 3 4, सामने के जो 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, 4 दांत, टोटल 8 दांत काटने वाले हैं। देख लेना, एक दूसरे का दांत देख लेना, 8 दांत है वो ऐसे काटने वाले होते हैं, कैंची जैसे काटने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो 4 दांत होते हैं काटने वाले। इंसाइजर का मतलब कैंची, कुतरने वाले। ऐसी तो कुतरता है ना चूहा, ऐसे ऐसे कुतरता है, ऐसे कुतरता है। तो सामने वाले दांत को कहा जाता है कुतरने वाले दांत, कृंतक या कृदंत, कुछ भी बोल सकते हो। इंग्लिश में इसको इंसाइजर बोला जाता है। इंसाइजर मतलब, अरे सीजर, इंसाइजर काटना, इंसाइज करना, सामने वाले 4 दांत। अच्छा, एक साइड की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर के दोनों साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साइड की बात कर रहा हूँ, 1 2। तो मैं सिर्फ लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट और अपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इधर ये ऊपर वाले की बात कर,
नीचे वाले की बात नहीं कर रहा और इस तरफ के दांत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक तरफ के दांत को गिन रहा हूँ, मतलब 1/4 दांत की बात कर रहा हूँ। इंसाइजर 2 हैं काटने वाले। इसके बाद वाला दांत ये देखो, ये वाला दांत, ये दांत बिल्कुल पेन के टिप जैसा है, ठीक है ना। पेज पे रख दो तो पेज को फाड़ डालेगा, किसी भी चीज़ को यहाँ दबा दो तो वो फट जाता है, फट जाता है, कटता नहीं है, फट जाता है। ऐसे दांत को कहते हैं हम कैनाइन। फाड़ने वाला दांत कहलाता है रदनक, ठीक है ना। इसकी संख्या होती है 1। ठीक, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे 3200 दांत आ चुके हैं, पता नहीं 32वां आया है कि नहीं, 31 32 मतलब लगभग हो गया है मान लो। इंसाइजर कैनाइन। अब देखो ये दांत हो गए। कभी भी जब चबाते हो, कुछ भी खाने का चीज़ होता है उसको चबाते हो तो सामने से ऐसे ऐसे चबा के नहीं खाते, पीछे की तरफ चबाते हैं। तो जितने भी पीछे के दांत हैं चबाने वाले, बड़े बड़े साइज के दांत, उनकी बात सुनो, उनको बोला जाता है मोलर। सबसे पीछे वाला दांत है मोलर, चवर्णक, चबाने वाले। उससे सामने वाले को बोलते हैं प्री मोलर, वो भी चबाने वाले हैं। सामने की तरफ चबाने वाले जो 2 दांत हैं, एक साइड के 2 दांत, उसको कहते हैं मोलर या अग्र चवर्णक, आगे के चवर्णक। उसके बाद फिर से 3 दांत हैं बड़े बड़े, उसको कहते हैं मोलर या चवर्णक। देखो इंसाइजर कैनाइन, उसके बाद प्री मोलर। मोलर मतलब चबाने वाले हैं, पहले हैं इसीलिए इसको प्री मोलर बोला जाता है, हिंदी में अग्र चवर्णक, ठीक है ना। ये 2 होते हैं। उसके बाद सबसे पीछे चबाने वाले दांत उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सबसे पीछे वाला दांत तो यूज होता ही नहीं है, उसको अक्ल दाढ़ बोलते हैं, उसका कुछ यूज ही नहीं है, वो वेस्टिजियल है, उसका कुछ उपयोग नहीं है, बस वो प्रेजेंट है। तो पीछे वाले जो 3 दांत है उनको हम कहते हैं मोलर या चवर्णक। कितने हैं? 3, 2 1 2 3, याद रखना 2 1 2 3, मेरे को याद है, ठीक है ना। ये किन में पाए जाते हैं? ये लेफ्ट अपर में है, उतने ही लेफ्ट लोअर में भी होंगे, 2 1 2 3 नीचे की साइड। राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में भी होंगे 2 1 2 3 2 1 2 3, सब गिन के देखो। ये हो गए 8 8 दूनी 16 24 32, टोटल 32 टीथ। ओके, इसको कहते हैं डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र। ये किन में पाया जाता है? पूरे दांत उगे हुए हैं, देखो 2 1 2 3, तो ये है एडल्ट दांत। एडल्ट में या वयस्क में इतने दांत पाए जाते हैं। तो वयस्क का दंत फार्मूला, डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र क्या होता है? 2 1 2 3, ऊपर की तरफ एक साइड, 2 1 2 3 नीचे की तरफ एक साइड, ये दोनों साइड का कर दो तो 2 गुना, ऊपर 2 नीचे 2। क्लियर? 32 दांत हो गए। यह है दंत सूत्र एडल्ट ह्यूमन का, एक वयस्क आदमी का। दूध के दांत इतने सारे नहीं होते, दूध के दांत कम होते हैं। देखो दूध के दांत कौन कौन से होते हैं, मैं यहीं पर इसी में बता दे रहा हूँ। दूध के दांत, दूध के दांत कौन कौन से होते हैं? सामने की तरफ 2 दांत आता है दूध का। कैनाइन नहीं कैनाइन भी आता है, कैनाइन भी दूध वाला होता है, 2 1। प्री मोलर आते ही नहीं है दूध वाले, वो डायरेक्ट परमानेंट आते हैं। छोटे बच्चे में प्री मोलर खोजो तो नहीं मिलेगा, दूध का दांत होता ही नहीं है प्री मोलर, वो डायरेक्ट परमानेंट आता है। मोलर की बात करें तो मोलर सिर्फ 2 दांत ही आते हैं, तीसरा दांत जो सबसे पीछे वाला है वो दूध का दांत नहीं आता, वो डायरेक्ट परमानेंट आता है। तो दूध के दांत कितने हुए? एडल्ट के ये हुए 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल 32 दांत हुए एडल्ट में। और हम अगर मिल्क टीथ की बात करें, दूध के दांत की बात करें, तो दोनों इंसाइजर आते हैं दूध वाले,
कैनाइन भी आता है दूध वाला। प्री मोलर एक भी दूध के दांत नहीं होते, वो डायरेक्ट परमानेंट आते हैं। और जो मोलर हैं लास्ट वाले 3, उनमें से सिर्फ 2 ही दांत आते हैं दूध वाले। ये लेफ्ट ऊपर का इतना ही, नीचे का इस तरफ का इसका 2 गुना कर दो, कितना हुआ? 2 3 4 5 10 20। टोटल कितने दांत हुए दूध के? 20। तो ये ध्यान देना है, ठीक है ना। दूध के दांत 20, जबकि परमानेंट टीथ 32 होते हैं ह्यूमन में। क्लियर? ह्यूमन में टोटल 32 दांत एडल्ट में होते हैं। क्लियर? दूध के दांत अलग और परमानेंट टीथ अलग। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे ह्यूमन में मानव में सारे दांत एक ही प्रकार के हैं क्या? नहीं, सारे दांत एक ही प्रकार के बिल्कुल भी नहीं। कोई दांत काटने वाला है, कोई फाड़ने वाला है, कोई चबाने वाला है। अलग अलग प्रकार के दांत हैं, 4 प्रकार के दांत, ठीक है ना। सारे दांत एक समान नहीं है, इसीलिए मैं तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं। जो ह्यूमन टीथ है, मनुष्य के दांत, वो एक ही तरह के नहीं होते, 4 प्रकार के होते हैं। एक ही मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए ह्यूमन टीथ को हम कहते हैं विषम दंती। सारे दांत एक समान नहीं है, सम नहीं है, विषम है, इसलिए विषम दंती। इंग्लिश में इसको कहते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरो का मतलब अलग अलग। क्लियर? तो ह्यूमन टीथ हेटेरोडोंट होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, टीथ का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर में सुन, चलो स्ट्रक्चर ही मान लो। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत का स्ट्रक्चर, दांत की संरचना। टूथ बोल सकते हो, एक दांत है तो टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। नीचे की तरफ ये वाला जबड़ा जो चल रहा है, ऊपर वाला मैग्जिला है, ये तो स्कल में फिक्स है। नीचे वाला है वो ऊपर नीचे हो रहा है, चबाने का काम कर रहा है। तो मैंडिबल मूवेबल होता है, जबकि मैग्जिला मूवेबल नहीं है, फिट है। देखो ये जो दांत है इस हड्डी के अंदर धंसा हुआ है। कभी दांत टूटा हुआ देखे, नीचे से निकल जाता है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये मान लो हड्डी है मैंडिबल, ठीक है ना। ये वाली हड्डी है मैंडिबल। इस हड्डी में गड्ढे पाए जाते हैं। देखो ये जो हड्डी है, इस हड्डी में गड्ढे पाए जाते हैं, गर्त है। मैंडिबल में छोटे छोटे गर्त हैं, गड्ढे हैं। गड्ढा बना दिया। इन गड्ढों में हमारा दांत है वो फिट रहता है। ये देखो दांत। क्लियर? मैं नाम लिख रहा हूँ। देखो ये है मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन का जो गड्ढा है, ये देखो हड्डी में जो गड्ढा है, इसको हम कहते हैं सॉकेट। सॉकेट होता है जैसे बिजली का सॉकेट होता है, उसमें प्लग डाल देते हैं अंदर, वैसे ये हड्डी में सॉकेट है, गड्ढा है। इसको एल्वियोलाई भी बोला जाता है, एल्वियोलाई या एल्वियोलस। हिंदी में इसको गर्त भी बोल सकते हो, ठीक है ना। गर्त के साथ साथ इंग्लिश में इसको थीको भी कहते हैं। गड्ढा बोलो, सॉकेट बोलो, एल्वियोलाई बोलो, गर्त बोलो, गड्ढा बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो हमारे जो दांत हैं वो इस गड्ढे में घुसे हुए हैं, अंदर सॉकेट में फिक्स हैं,
चाहो तो प्लायर से पकड़ के खींच सकते हो, ठीक है ना। देखो, दांत का वो पार्ट जो इस गड्ढे में घुसा हुआ है, अंदर दबा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है, हड्डी के अंदर है, हड्डी के अंदर ध्यान देना, हड्डी के अंदर जो बोन के अंदर धंसा हुआ है उसको कहते हैं रूट। जैसे कोई पौधा है, प्लांट है, जमीन के अंदर जड़ गया है, तो जमीन के अंदर जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रूट, जड़ बोलते हैं। वैसे ही दांत का भी रूट होता है, जो बोन के अंदर है, चिपका हुआ है बोन से, उसको रूट कहते हैं। आसपास में मसूड़े भी तो हैं, ये मसूड़े ऊपर तक कवर किया रहता है ना दांत को हल्का सा गम। ये देखो, ये जो मसूड़ा है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ तो बोन स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ से बोन स्टार्ट हुआ है उससे नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रूट, और जो पार्ट मसूड़े से ढका हुआ है, मसूड़ा उठाओ तो दिखता है दांत का जो पार्ट, इस भाग को हम कहते हैं नेक या गला, गर्दन, दांत का गर्दन। और जो बाहर मुकुट की तरह दिखता हुआ है, चमकता, सफ़ेद चमक रहा है, इसको हम कहते हैं क्राउन। क्राउन का मतलब ये जो ताज होता है ना, सिर पे ताज पहनते हैं, वही जो बाहर दिख रहा है वो ताज, क्राउन। तो दांत के 3 पार्ट, रूट एल्वियोलाई में धंसा हुआ, गर्त में धंसा हुआ, ठीक है ना, इंसर्टेड होता है एल्वियोलाई या सॉकेट में। मसूड़े से ढका हुआ जो पार्ट है छोटा सा, उसको हम कहते हैं नेक। और दांत का वो पार्ट जो बाहर की तरफ दिख रहा है, वाइट कलर का दिख रहा है, उसको कहते हैं क्राउन। अब टूथ का स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में तो बता रहा हूँ। देखो, टूथ के स्ट्रक्चर में मैं ये बताया कि दांत है, मनुष्य के दांत गर्त में धंसे हुए हैं, है ना। इसको बोल सकते हो ह्यूमन टूथ है, वो कहाँ है, इन सॉकेट या एल्वियोलाई में फिट है, ठीक है ना। तो ऐसे धंसे हुए दांत मनुष्य में पाए जाते हैं। कभी मेढक या सांप का दांत देखोगे, सांप, कोई भी स्नेक का दांत, तो उसमें धंसे हुए दांत नहीं होते। मान लो कि ये जबड़ा है, इसी जबड़े में छोटा छोटा दांत है ही नहीं उसमें, जो हड्डी है वही हड्डी बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है। जैसे कि कांटा होता है, कांटा, गुलाब का कांटा, डंठल है, गुलाब का स्टेम है, उसमें से कांटा बाहर निकला हुआ रहता है, वैसे ही दांत होते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, ठीक है ना। तो उनके दांत अंदर सॉकेट में फिक्स नहीं है, उनके दांत है ही नहीं, वो तो बोन के आउटग्रोथ हैं। जैसे कि टायर के मार्क्स होते हैं ना, टायर का छोटा छोटा गोटी होता है बाहर निकला हुआ, वैसे ही उनके दांत होते हैं। तो एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में दांत अंदर धंसे हुए नहीं होते। मैमल्स में दांत, मैमल्स या स्तनधारियों में दांत हड्डियों में अंदर धंसे हुए होते हैं। तो धंसे हुए दांत को हम कहते हैं गर्त में स्थित दांत या गर्त दंती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन, यही तो समझाना चाह रहा था कि दांत यदि सॉकेट में धंसे हुए हैं, गर्त में धंसे हुए हैं, तो ऐसे दांत को हम कहते हैं गर्त दंती या फिर थीकोडोंट। क्वेश्चन आता है यहाँ से, थीकोडोंट, ओके। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के दांत थीकोडोंट नहीं हैं, उनके दांत बस सामने की तरफ ऐसे हड्डी के उभार निकले हुए रहते हैं, इसलिए ऐसे दांत को, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के दांत को हम एक्रोडोंट कहते हैं, ठीक है ना। वो सब बाद में समराइज कर दूंगा मैं, चलो कोई नहीं, अभी समराइज कर देता हूँ। देखो, मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार आते हैं, इसीलिए मनुष्य के दांत डाइफायोडोंट हैं। क्वेश्चन, जिनमें दांत सिर्फ 1 बार आते हैं जिन जीवों में, ऐसे दांत को हम कहेंगे मोनोफायोडोंट, ठीक है ना। तो जो एब्स हैं,
रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं, इनमें दांत जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं, तो उनको मोनोफायोडोंट बोलेंगे। जबकि मनुष्य के दांत, ह्यूमन टीथ, यहाँ ह्यूमन लिखा तो मैं, ये ह्यूमन टीथ डाईफायोडोंट है, ठीक है ना, द्विबार दंती हैं। मनुष्य में दूध के दांत अलग होते हैं और एडल्ट दांत अलग होते हैं। दूध के दांत की संख्या 20, पूरा झड़ जाएगा तो एडल्ट टीथ आएंगे, परमानेंट टीथ 32। क्लियर है? ह्यूमन टीथ विषम प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कोई इंसाइजर है, कोई कैनाइन है, कोई प्रीमोलर है, कोई मोलर है। इसीलिए मनुष्य के दांत होते हैं हेटेरोडोंट। ओके, हेटेरोडोंट या विषम दंती। क्लियर? और जिनके दांत अलग अलग प्रकार के नहीं होंगे उनको समदंती बोलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए सिर्फ ह्यूमन का है। ओके, ह्यूमन के टीथ हैं वो गड्ढे में धंसे हुए होते हैं, इसीलिए ह्यूमन टीथ या मैमल्स के टीथ को हम कहते हैं गर्त दंती या थिकोडोंट। क्लियर? जबकि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियन का तो पता नहीं मेरे को, दांत कभी देखा नहीं हो। रेप्टाइल्स के जो टीथ होते हैं वो होते हैं एक्रोडोंट। एक्रो का मतलब डायरेक्ट बोन आगे की तरफ बढ़ा हुआ रहता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान देना है टीथ के बारे में। टीथ का स्ट्रक्चर देखो, एक दांत का स्ट्रक्चर, ये मान लो बोन है, हड्डी है, ठीक है ना, बोन हड्डी। एग्जाम्पल के लिए मैंडिबल, मैंडिबल में जो गड्ढा है इसको हम बोलेंगे सॉकेट। सॉकेट या इसमें गर्त है। इसमें अगर दांत फिट होगा तो उसको गर्त दंती या थिकोडोंट बोलेंगे। ये तो मैं बोन बना दिया। ठीक, अब मैं बनाने जा रहा हूं दांत। ये देखो, जो पार्ट अंदर धंसा हुआ है, हड्डी के अंदर फिक्स है, इसको हम कहेंगे रूट। क्लियर? दांत का वो पार्ट जो मसूड़े से ढका हुआ है, ये देखो गम से ढका हुआ है, मसूड़े से यहाँ तक ढका हुआ पार्ट है मसूड़े से। तो दांत का ये वाला पार्ट जो मसूड़े से ढका हुआ है, गम से ढका हुआ है, इसको हम कहेंगे नेक, गर्दन। ठीक, दांत का वो पार्ट जो मसूड़े से बाहर हमको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, मतलब ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं क्राउन। तो दांत के 3 भाग होते हैं, रूट, नेक और क्राउन। क्लियर? जब कभी खट्टा चीज खाते हो तो दांत में अजीब सा दर्द होता है कभी कभी, वो क्यों होता है बताता हूं, ध्यान देना। खट्टा चीज खाने से दांत में दर्द क्यों होता है? खट्टा चीज खाने से दांत में इसलिए दर्द होता है क्योंकि देखो, इधर खट्टा चीज खाने से दांत में क्यों दर्द होता है? क्योंकि दांत के अंदर कुछ तंत्रिकाएं जाती हैं। यह है तंत्रिका और नर्व। जब नर्व जाएगी, नर्वस सिस्टम का पहुंच है दांत के अंदर तक, तो सिंपल सी बात है दर्द तो होगा। ठीक है ना? दांत के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी जाती हैं।
बोलोगे अरे यार दांत तो इतना छोटा होता है, उसके अंदर कैसे ब्लड वेसल? भाई ब्लड कैपिलरीज, बहुत पतली रक्तवाहिनी जाती है, तो ये है ब्लड वेसल या कैपिलरी बोल सकते हो। रक्त केशिकाएं जाती हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, लिम्फेटिक्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लसिका वाहिनी ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना छोटा सा पार्ट है। ब्लड जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है, वहाँ प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए लसिका वाहिनियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा है, छोटा सा पार्ट है दांत के अंदर, तो यहाँ पर लसिका की ज़रूरत ही नहीं है। तो किसी भी दांत में दो चीज़ें होती हैं, नर्व और ब्लड वेसल, ठीक है ना। नर्व सप्लाई होती है दांत में और ब्लड सप्लाई होती है। जहाँ तक नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई होगा, दांत का वो वाला भाग सॉफ्ट होगा। ये देखो पूरा घेरे में बनाया हूँ, दांत का ये जो भाग है जो सॉफ्ट है, इसको मिटा देता हूँ। अब सॉकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखो समझो इधर, दांत का ये वाला भाग, पहला भाग जहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, सप्लाई है वहाँ पर। इसको हम कहते हैं पल्प कैविटी या पल्प बोला जाता है। क्लियर है पहला पार्ट दांत के अंदर का, ठीक। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं पल्प के बाहर में, पल्प के बाहर में बहुत सारी सेल्स की लाइनिंग होती है। ये कोशिकाएं हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती हैं। तो अब दांत थोड़ा ऊपर में हार्ड होने वाला है, ये देखो हार्ड हो रहा है दांत। दांत का ये वाला पार्ट है जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो गया है। दांत के इस भाग को हम कहते हैं डेंटाइन। तो पल्प कैविटी में ब्लड है, उसके बाद डेंटाइन है जिसमें ब्लड नहीं है, ठीक है ना। इस डेंटाइन को सिक्रेट करने वाली जो सेल्स हैं, ये कोशिकाएं हैं, इनको हम कहते हैं डेंटाइन बनाने वाली सेल। ब्लास्ट का मतलब बनाना, तो डेंटोब्लास्ट बोलें इसको, बोल सकते हैं डेंटोब्लास्ट, डेंटाइन ब्लास्ट बोल सकते हैं। इसको हम कहेंगे ओडोंटोब्लास्ट। देखो डोंटो का मतलब डेंटाइन, डेंटाइन को बनाने वाली सेल्स ओडोंटोब्लास्ट, ठीक। यहाँ पर कुछ सेल्स और होती हैं, सेल्स का एक लेयर और है जो डेंटाइन से भी हार्ड सिक्रेशन करती हैं, हार्ड मटेरियल का सिक्रेशन करती हैं। ये देखो बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ठीक है ना। दांत का जो ऊपरी भाग जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है वो बहुत हार्ड है, वो हड्डी को भी चबा सकता है, हड्डी को भी काट सकता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में सबसे हार्ड पार्ट, सबसे ज़्यादा मजबूत भाग है दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा, क्राउन। क्राउन जो ऊपर में लेयर है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, पूरे जीवन भर चबाते हैं फिर भी वो घिसता नहीं है। क्लियर है। इस भाग को हम कहते हैं, जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये होता है इनेमल। इनेमल, इनेमल ये इतना हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और पानी बहुत कम होता है इसमें, इसलिए ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर भाग है। आदमी का डेथ हो जाए 100 साल में, उसका 10 साल में एक बॉडी का नामो निशान नहीं बचेगा, लेकिन इसका जो इनेमल है वो कई 100 साल तक रह जाएगा। ओके, समझे मेरी बात। इस इनेमल को बनाने वाली सेल्स को हम कहते हैं इनेमलोब्लास्ट। इनेमलोब्लास्ट
सिंपल से वर्ड में इसको हम बोल सकते हैं एमिलोब्लास्ट। तो दांत का ये स्ट्रक्चर ध्यान देना। सबसे हार्ड पार्ट, सबसे ऊपरी भाग इनेमल होता है जो बहुत हार्ड होता है। उसके नीचे वाला पार्ट डेंटाइन, और जहाँ तक ब्लड वेसल नर्व्स हैं वो पल्प कैविटी। क्लियर है दांत के ये पार्ट। दांत कोई डेड स्ट्रक्चर नहीं है, दांत में ब्लड सप्लाई है, नर्व्स है, इसलिए दांत एक जीवित स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, लाइव स्ट्रक्चर है। मेरे को ये बताओ कि जो मैंडिबल बोन बनाए हो वही बोन आगे चल के दांत बनाया है क्या? नहीं, दांत अलग है, बोन अलग है। दांत फिक्स है इस बोन में, बोन से निकला नहीं है, ये बोन से नहीं निकला है, बोन में फिट है। मतलब दांत मैंडिबल का, मैग्जिला का पार्ट नहीं है। दांत कोई हड्डी नहीं है, बोन नहीं है। तो दांत कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ एक डिपोजिशन है। ओके, क्लियर है दांत का स्ट्रक्चर? चलो देखो इधर, दांत का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, ये दांत का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दांत के स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिला तुमको? जो पार्ट अंदर धंसा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वह है रूट, जो मसूड़े से ढका हुआ पार्ट है वो है नेक, और जो बाहर की तरफ वाइट कलर का दिख रहा है, एक्सपोज्ड है, विजिबल है, दिख रहा है, ये होता है क्राउन। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट से बना होता है। ओके, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है वाइट कलर का, सबसे हार्ड, उसको कहते हैं इनेमल। ठीक, इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। उससे नीचे वाला पार्ट होता है डेंटाइन, और जहाँ पर ब्लड वेसल और नर्व्स जाती हैं, जो जीवित भाग है, उसको हम कहते हैं पल्प कैविटी। क्लियर है? अब दांत सॉकेट में फिक्स है तो ऐसा नहीं कि पकड़ के ऐसे उठाओगे तो निकल जाएगा भाई, वो हड्डी में चिपका हुआ है। चिपकाने के लिए ज़रूरी क्या? फेविकोल, सीमेंट ज़रूरी होता है। सीमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यही तो होता है सीमेंट। तो हड्डी में दांत चिपका हुआ होता है सीमेंटम या सीमेंट से। क्लियर है? दांत का स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओके, और कुछ इमेजेस देखो, और तुम्हारे लायक कुछ इमेज हो तो। अभी नहीं है, आएगा, ठीक है। चलो, अब मैं आप लोग को बताता हूँ टंग के बारे में, जीभ। जीभ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताने का, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ कुछ लिखा हुआ है। जीभ क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स हैं, तभी तो उसका मूवमेंट करा पा रहे हैं। तो टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, अपने मनपसंद का मूवमेंट करा सकते हो, इसीलिए ये ऐच्छिक होता है या वॉलेंट्री होता है। अपने मनपसंद का मूवमेंट करा लेते हो मतलब वॉलेंट्री है। ओके, दूसरी बात, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वॉलेंट्री है। टंग का काम क्या है? बहुत सारा काम, जितना आप सोच सको। बोलने में हेल्पफुल है, खाना को निगलने में सहायता करता है, खाने का जो टेस्ट है वो पता करता है। जीभ पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कभी ध्यान से देखना है। तो छोटे छोटे रेड कलर के उभार हैं, उस उभार को हम कहते हैं पेपिला। पेपिला, ठीक है ना। तो टंग टेस्ट लेने में भी हेल्प करता है, खट्टा है, कड़वा है, हाँ मीठा है, या फिर
नमकीन है, ये सब टेस्ट है। तीखा टेस्ट नहीं है, तीखा एक जलन है। कभी मिर्ची को कटे हुए पे रगड़ के देखो, जलन होता है। ये बोलते हो क्या कि यार ये तीखा है? जलन होता है ना। मिर्ची एक इरिटेंट है, जलन है। तीखापन कोई टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक इरिटेशन या जलन होता है। ओके, तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे सामने मीठा टेस्ट आता है, इसके थोड़ा बाजू से नमकीन टेस्ट आता है, उसके पीछे खट्टा टेस्ट आता है, और सबसे पीछे कड़वाहट का टेस्ट आता है। वो चीज़ मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। ओके, ये टंग है, क्या क्या काम करता है? जीभ फूड को निगलने में हेल्प करता है, फूड को मिला मिला कर चबाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और आवाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हम जो बोल पा रहे हैं वो जीभ की वजह से ही बोल पा रहे हैं, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जीभ है वो टेस्ट लेने में हेल्प करता है। जीभ के पार्ट देखो, टंग के पार्ट। आगे जब हायर क्लास में जाओगे तो टंग का पूरा डिसेक्शन करोगे, सब कुछ देखोगे वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। टंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। पोस्टीरियर 1/3 है, पीछे का 1/3 हिस्सा, और ये सामने वाला पार्ट है एंटेरियर 2/3, सामने का। कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक छेद होता है जहाँ से नीचे जाती है थायराइड ग्लैंड बनती है, इसको हम कहते हैं फोरामेन सिकम। फोरामेन सिकम तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का टेंशन लोगे तुम लोग, इसीलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान देना, छोटे छोटे पैपिला नज़र आ रहे हैं, उभार नज़र आते हैं जीभ पे। छोटे छोटे पैपिला नज़र आते हैं जीभ पे, उभार नज़र आते हैं। कुछ बड़े बड़े उभार होते हैं, ऐसे धागे के समान थ्रेड लाइक उभार होते हैं। कुछ एकदम छोटे छोटे फफूंद जैसे उभार होते हैं, फफूंद जैसे उभार होते हैं, ठीक है। कोई बड़े बड़े उभार होते हैं, कोई वी शेप बड़ा बड़ा ऐसे उभार होता है। देखो वी शेप के उभार, वी मैं सीधा बना रहा हूँ लेकिन एक्चुअली वो उल्टा दिखता है। तो जीभ पर ऐसे पैपिला पाए जाते हैं, छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। ये जो उभार हैं इनको हम कहते हैं पैपिला, पैपिला कहते हैं। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है, उभार बोलते होंगे और क्या बोलेंगे। तो ये पैपिला का काम होता है फॉर टेस्ट, टेस्ट के काम आते हैं, ठीक है, टेस्ट के काम आते हैं, स्वाद को ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि इन पैपिला में बहुत सारे नर्व्स हैं, बहुत सारे तंत्रिकाएं होती हैं। ये देखो तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं इन पैपिला में। अरे छोटे छोटे पैपिला हैं, उसमें तंत्रिकाएं कम होंगी, क्लियर। तो पैपिला के अंदर में होती हैं छोटे छोटे नर्व्स, तंत्रिकाएं होती हैं, इसीलिए तो स्वाद का ज्ञान होता है हमको। देखो ये पैपिला कितने टाइप के होते हैं। कुछ पैपिला हैं जो पत्ती के आकार, पत्ती जैसे होते हैं, पत्ती जैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं पत्ती जैसे, इनको हम कहते हैं फोलिएट पैपिला। फोलिएट का मतलब पत्ती नुमा। कुछ होते हैं जो धागे जैसे होते हैं, थ्रेड लाइक, छोटे छोटे, देखो धागे जैसे, छोटा छोटा धागा का टुकड़ा जैसे दिख रहा है, इनको हम कहते हैं फिल्लीफॉर्म पैपिला। फिल्ली का एक्चुअल मतलब होता है फिंगर लाइक, उंगली जैसे। तो उंगली बड़ा बड़ा है तो मान लो कि धागा का छोटा छोटा टुकड़ा है तो फिल्लीफॉर्म बोल दिए। कुछ छोटे छोटे मशरूम, बहुत छोटा छोटा मशरूम, फफूंद होता है ना, फफूंद, फफूंद जैसे सामने की तरफ देखो, बहुत छोटा छोटा गोल गोल पैपिला है। फंगस, फंगस जैसा, मशरूम जैसा, मशरूम फंगस ही है, मशरूम जैसे छोटे छोटे हैं, इनको हम कहते हैं फंगस जैसे, मतलब फंजी फॉर्म पैपिला, फंजी फॉर्म पैपिला। और जो सबसे बड़े बड़े पैपिला हैं इनको हम कहते हैं
सरकम वेलेट पैपिला। तो ध्यान देना, 4 तरह के पैपिला होते हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट और सरकमवेलेट पैपिला। कोई नहीं पूछे। चलो इधर ध्यान दो, देखो जरा देखो इधर, जीभ के सबसे सामने वाले पार्ट, यहाँ से स्वीट का ज्ञान होता है, मीठेपन का ज्ञान होता है, स्वीट टेस्ट आता है। इसके थोड़ा सा पीछे लेटरल साइड, इसको लेटरल और एंटेरियर, आगे की तरफ और थोड़ा बाजू में, यहाँ से हमको ज्ञान होता है साल्ट का। यहाँ से हमको नमकीन स्वाद आता है। 2 स्वाद हो गए, मीठा स्वाद, नमकीन स्वाद। और थोड़ा पीछे चले जाओ तो यहाँ से हमको खट्टेपन का स्वाद आता है, सोर। और बीच में पीछे की तरफ इस आसपास में चले जाओ जीभ में, तो यहाँ से स्वाद आता है हमको कड़वेपन का, बिटर टेस्ट आता है। तो जीभ के 4 रीजन है जहाँ से टेस्ट आता है। ओके, सामने की तरफ स्वीट, साल्ट, शोर, और बीच में पीछे की तरफ पोस्टेरो एंड मीडियन प्लेन पर बिटर टेस्ट आता है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। जीभ के नीचे, टंग के नीचे, ये देखो हल्की सी मेम्ब्रेन है, जीभ जुड़ी हुई है, ये, इसको हम कहते हैं फ्रेनुलम। तो माउथ के फ्लोर, मुंह के फ्लोर से, ओरल कैविटी के फ्लोर से या तल से जीभ फ्रेनुलम की सहायता से जुड़ी होती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज फ्रेनुलम? फ्रेनुलम क्या है? एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, झिल्लीदार संरचना है जो जीभ को फ्लोर से जोड़ के रखती है। ओके, जीभ पीछे की तरफ कहाँ गया है? तो ये जो जीभ है ना, टंग, पीछे यहाँ गले के नीचे उतर गया है, यहाँ पर उतर गया है, और यहाँ पर है सी शेप की बोन है, हाइयोइड बोन। ठीक है ना? तो टंग फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है। देखो कैसे, मान के चलो कि ये टंग है, जीभ है, ये सामने की तरफ इधर दांत है। ठीक है ना? तो जीभ है, ये फ्लोर ऑफ माउथ है। तो ये जो टंग है, ये फ्लोर से फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ है, फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ है। फ्रेनुलम एक झिल्लीदार संरचना है, जुड़ा हुआ है। ये टंग पीछे कहाँ तक गया है मैं बताता हूँ। एक सी शेप का बोन है, सी आकृति की हड्डी है, सी आकृति की हड्डी है जो गला दबाने से टूट जाती है। इस हड्डी से जाके ये टंग है जुड़ी हुई है। इस हड्डी का नाम है हाइयोइड बोन। यहाँ ये कॉलर है ना, कॉलर के पास ही ये बोन है, सी शेप की बोन है यहाँ पर, इसीलिए इस हाइयोइड बोन, मतलब इतना समझ लेना कि टंग का बेस है वो हाइयोइड बोन से जुड़ा हुआ। ओके, ठीक है? टंग से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला तुमसे, टंग के बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। क्लियर? तो दांत में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और टंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है?